Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ. उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. और हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ द डिस्कवरी ऑफ मलेरिया एंड स्टडिंग मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. जैसे कि अभी हमारी आज की दुनिया में कोरोना एक नई डिज़ीज़ है. बिल्कुल इसी तरह आज से तकरीबन 2000 साल पहले या शायद उससे भी पहले जो है मलेरिया भी एक अननोन डिज़ीज़ के तौर पे दुनिया वालों के सामने आया, जिसका कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया. लेकिन ये कि इससे बहुत सारी डेथ्स, बहुत से सीरियस केसेस सामने आ रहे थे, जो कि बहुत प्रॉब्लम बन गया था लोगों के लिए. अब मलेरिया जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, और इसको जो है वो एंशियंट टाइम्स में तकरीबन 2000 साल पहले फिजिशियंस वगैरह जो थे वो थोड़ा बहुत फेमिलियर थे इससे. और जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते थे वो ये था कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें ठंड महसूस होती है, थोड़ा बहुत बुखार चढ़ता है वक्फे वक्फे से. तो उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि आम तौर पे ये ऐसे लोगों में नज़र आ रही है, ऐसे लोगों में पाई जा रही है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, यानी ऐसे इलाकों में जहाँ पे आसपास गंदा पानी खड़ा हुआ होता है और स्टेगनेंट वाटर मौजूद होता है. और यही जो स्टेगनेंट वाटर है मार्शिस का, ये शायद हवा को पॉइज़न कर रहा है, उसको ख़राब कर रहा है, और इसी ख़राब हवा को ब्रीथ करने से शायद लोगों में मलेरिया हो रहा है. अब इसी बिलीफ की वजह से जो है असल में इस डिज़ीज़ का नाम मलेरिया पड़ गया. वैसे तो ये एक इटालियन वर्ड है, माला और एरिया. माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर. तो फर्दर जो इसकी क्लैरिफिकेशंस के लिए अब ऑब्जर्वेशंस करना ज़रूरी थी कि पता चले कि वाकई ऐसा है. तो कुछ लोगों ने हामी भरी कि ठीक है, हम जो है ये खड़े हुए पानी को पिएंगे, ये जो गंदा खड़ा हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर है, हम इसको पिएंगे. और जब उन्होंने इस पानी को पिया तो होना तो ये चाहिए था कि इनमें मलेरिया हो जाता, क्योंकि सोचा ये जा रहा था कि जहाँ कहीं पे पानी खड़ा हुआ है गंदा, वहाँ से जो है वो लोगों को मलेरिया हो रहा है. लेकिन हुआ ये कि उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ. तो ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये गलत साबित हो गई. देन फिर 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बेशक मलेरिया की कॉज तो पता नहीं चली, लेकिन इसका इलाज मिल गया था लोगों को. अब अमेरिका जो है डिस्कवर होने के बाद ये यूरोप को कुछ मेडिसिन्स भेजता था, जिसमें एक बहुत ही फेमस मेडिसिन थी क्विना क्विना. और ये जो है ये एक स्पेशल दरख्त के बार्क से ली जा रही थी, जो कि क्या कहते हैं, बुखार वगैरह को क्योर करने के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही थी. अब ये इतनी बेनिफिशियल थी, इतनी कारामद थी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमी होना शुरू हो गई, और यूरोप में इसको भेजना सभी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए थोड़ा सा नामुमकिन हो गया. तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि कुछ जो बददियानत किस्म के मर्चेंट्स थे, डिसऑनेस्ट किस्म के मर्चेंट्स थे, ताजदार टाइप लोग थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसी से मिलते जुलते एक और दरख्त के बार्क को जो है वो बेचना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया. और दिस ट्री वाज नोन एज सिनकोना. ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा आप देख लें कि मिलता जुलता है क्विना क्विना के साथ. अब ये जो डिसऑनेस्टी थी इन लोगों की थी, तो ये डिसऑनेस्टी लेकिन ये मैन काइंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई. क्यों? क्योंकि सिनकोना बार्क जो है ये कम अज़ कम मलेरिया को ट्रीट करने में एक एक्सेलेंट ड्रग, एक एक्सेलेंट मेडिसिन के तौर पे सामने आया. अब रीज़न तो ये थी कि सिनकोना बार्क में क्या था, क्विनीन मौजूद था, और यही क्विनीन जो है ये मलेरिया को ट्रीट करने में बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ. नेक्स्ट फिर ये था कि कुछ फिजिशंस मलेरिया को जो है वो ट्रीट तो कर रहे थे सिनकोना से, लेकिन मलेरिया की कॉज जो है वो सामने नहीं आ रही थी. अभी तक ट्रीटमेंट आ गया था लेकिन कॉज सामने नहीं आ रही थी. वजह क्या है मलेरिया के फैलने की, वो सामने नहीं आ रही थी. तो फिर कुछ 200 ईयर्स के बाद जो है वो ये देखा गया कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं. उसके बाद इस चीज़ को इतना गौर नहीं किया गया. मज़ीद फिर जो है वो 2 साल के बाद एक और जो थे वो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे, लेवरॉन, इन्होंने 1878 में जो है वो अपना कॉज ऑफ मलेरिया को जो है ना उसके बारे में सर्च स्टार्ट कर दी कि आखिर किस तरह कॉज हो रहा है,
क्या वजह है इसके कॉज होने की, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर से इसने क्या किया कि मलेरिया के पेशेंट्स का इसने कुछ ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया और देखा कि वाकई इसमें कोई छोटे छोटे से लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी थ्योरी को भी कुछ दूसरे साइंटिस्ट बिलीव नहीं कर रहे थे। देन फिर से मज़ीद 2 साल के बाद एक और फिजिशियन थे जिन्होंने फिर से मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड को टेस्ट किया और उसने भी देखा कि वाकई ही ब्लड में कोई छोटी छोटी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब ये 3 दफ़ा ये जब ऑब्जर्वेशंस 3 मुख्तलिफ लोगों ने कर लीं तो फिर तो इसको मज़ीद टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन उससे पहले इस ऑर्गेनिज़म को एक नाम देना भी बहुत ज़रूरी था और वो नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट फिर 19th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट पार्ट्स में आके डिफरेंट जो कॉजेज़ थी मलेरिया की वो बड़े मुख्तलिफ लोगों ने देखी, बताई गई, ऑब्ज़र्व किया गया। और क्या बताया गया कि 4 मेन पॉइंट्स जो थे ना फिर निकाले गए इन ऑब्जर्वेशंस में से। क्या क्या थे ये पॉइंट्स कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। देन ये कि क्विनीन जो है ये अब तक की सबसे इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। देन ये कि मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। एंड द लास्ट वन इज़ कि प्लाज्मोडियम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे से हर मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में नज़र आ रहे हैं। अब जब ये ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व किया जाता है तो उनको इन्हीं स्टेप्स में से गुज़रते हुए सॉल्व किया जाता है, जिनमें सबसे पहले डिटेक्ट की जाती है कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, विच आर हियरिंग, साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। तो ऑब्जर्वेशंस के बाद नेक्स्ट काम बन जाता है एक ऐसी स्टेटमेंट देने का जो कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस को एक नट शेल में एक्सप्लेन कर दे। जैसे कोई आपसे कहे कि अपने बारे में सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में बताएं, तो आप कोई छोटी से छोटी लाइन और छोटे से छोटा या कोई ऐसा वर्ड बताएंगे जिसमें कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी साबित हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ना बताना पड़े। इसी तरह से ये जो इतनी सारी मलेरिया के बारे में ऑब्जर्वेशंस की गई थी, इनको एक लाइन में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था और इस एक लाइन में एक्सप्लेन करने को हाइपोथेसिस बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, अब हाइपोथेसिस क्या बनाया गया इन ऑब्जर्वेशंस के बाद कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। नाउ अब अगर तो ये बात ठीक है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर अब हमें नहीं पता या साइंटिस्ट को नहीं पता कि ये ठीक होगी या गलत होगी। अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि जो हाइपोथेसिस बनाया गया है वो सही है या गलत है, उस पर मज़ीद आगे डिडक्शंस की जाती हैं, डिडक्शंस बनाई जाती हैं। और डिडक्शंस में 2 वर्ड्स का यूज़ लाजिम किया जाता है, विच इज़ इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन थ्योरी से फिर काम लिया जाता है, यानी कि इफ़ हाइपोथेसिस इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल persons ill with malaria should have plasmodium in their body। कि अगर तो मलेरिया को प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है तो फिर जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे देखा जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है? ज़्यादा चांसेस होने चाहिए कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो करेक्ट साबित हो। अगर वो रॉन्ग साबित होगा तो आपको दोबारा से सभी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में से गुजरना पड़ेगा और एक नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। तो कोशिश ये की जाएगी कि हाइपोथेसिस ऐसा बनाया जाए जिसको कि बाद में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है वो करेक्ट साबित किया जा सके। अब इन डिडक्शंस के बाद कैरी आउट किया जाता है नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब मलेरिया के केस में ये किया गया कि 100 मलेरिया के पेशेंट्स का ब्लड ले लिया गया और 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड ले लिया गया। हेल्दी पर्सनस का ब्लड कंट्रोल ग्रुप है और मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। अब
देखा क्या गया माइक्रोस्कोप में कि जितने भी हेल्दी पर्सन्स का ब्लड था, जितने भी मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड था, उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। जबकि जो हेल्दी पर्सन्स थे, वो जितने भी हेल्दी पर्सन्स का ब्लड था उनमें ओनली 7 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से सिर्फ 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, और वो भी अपनी इंक्यूबेशन पीरियड में था। वो मलेरिया कॉज नहीं कर सकता था, वो समझ लें कि स्लीप पीरियड में था, सोया हुआ था, मौजूद था लेकिन बीमारी कॉज नहीं कर सकता था। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हो गया कि वाकई ही प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, इसी की वजह से हो रहा है मलेरिया। तो ये तो साबित हो गया। अब इसके बाद तो ये जानना ज़रूरी था कि आखिर ये प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर जा कहाँ से रहा है। अब इस पर फिर से ऑब्जर्वेशंस करनी शुरू की, जिससे ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मलेरिया का जो है वो मार्शेज़ और स्टेगनेंट वाटर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ तो है। और दूसरा ये कि इसका पानी पीने से कम से कम ये मलेरिया नहीं हो रहा। तो इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जो है ये सोचा गया कि कोई तो ऐसी चीज़ है फिर जो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बींग्स के ब्लड तक पहुंचा रही है। अब वो क्या चीज़ है, वो फिर डिस्कवर किया AFA ख़ान ने 1883 में, और उसने भी तकरीबन कोई 20 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो क्या है, क्या देखा उसने कि ऐसे लोग जो कि आउटडोर्स में बाहर सो रहे थे, सहन वगैरह में सो रहे थे, उन लोगों में मलेरिया ज़्यादा देखा गया बनिस्बत उन लोगों के जो कि घरों के अंदर सो रहे थे, इंडोर्स में सो रहे थे। जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उसने क्या की कि ऐसे लोग जो कि फाइन नेट्स में, जालियों में सो रहे थे, उनमें मलेरिया बहुत कम देखा गया या नहीं देखा गया बनिस्बत उन लोगों के जो कि ओपनली सो रहे थे, बग़ैर नेट के सो रहे थे। तीसरा ये ऑब्ज़र्व किया AFA ख़ान ने कि वो इंडिविजुअल्स जो कि कहीं जलती हुई आग के आसपास हैं मौजूद, उनमें मलेरिया बिल्कुल भी नहीं है। अब अपनी इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे किंग ने एक नया हाइपोथेसिस दिया, और वो हाइपोथेसिस क्या था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटोज़ की वजह से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस की बेसिस पे उसने बनाई डिडक्शन, और डिडक्शन में फिर वही इफ़ एंड देन का यूज़ किया गया कि इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़ एज वेल। अब ये एक मज़े की बात कि ह्यूमन बींग्स में तो प्लाज्मोडियम था, बहुत पहले से ही देख लिया गया था, लेकिन अब ये देखना था कि ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ में भी होना चाहिए। ओनली इन दैट केस ये हाइपोथेसिस करेक्ट हो सकता था। ठीक है ना। तो अब जो है वो क्या बताया गया कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़ एंड अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और अब इन दोनों हाइपोथेसिस को मज़ीद जो है वो टेस्ट करने के लिए और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए गए। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जिन्होंने इंडिया में 1880s में ढेरों एक्सपेरिमेंट कर लिए। तरह तरह के मॉस्किटोज़ को, मच्छरों को उसने यूज़ किया देखने के लिए कि इनके अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं, लेकिन हर मॉस्किटो में ये नहीं था। ये एक ख़ास किस्म की फ़ीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो थी जिसमें कि प्लाज्मोडियम स्टडी किया गया। इसके स्टमक में, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम को डिवाइड होते हुए देखा गया। अब देखना तो ये था कि ये एनोफ्लीज मॉस्किटो जिसके बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा है, अब जब ये एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी या करेगा तो क्या उसमें मलेरिया कॉज होगा या नहीं। लेकिन ये एक रिस्क है, कोई भी जो है वो कंट्री का लॉ ये नहीं अप्लाई करेगा कि किसी भी हेल्दी पर्सन को जानबूझकर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बीमार कर दिया जाए। तो उसका फिर हल ये निकाला गया कि स्पैरोज़ को यूज़ किया गया, और स्पैरो जो है वो स्पैरोज़ को यूज़ करने के लिए जिस मॉस्किटो को यूज़ किया गया दैट वाज द क्यूलेक्स मॉस्किटो। स्पैरोज़ को क्यूलेक्स मॉस्किटो से बाइट करवाया गया। जब हेल्दी स्पैरो को ऑलरेडी एक ऐसे मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो ने बाइट किया जिसमें प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा था, तो उस स्पैरो में मलेरिया कॉज हो गया, वो हेल्दी स्पैरो बीमार हो गया मलेरिया से। इसी तरह से
जब ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कामयाब हो गए स्पैरोज़ के ऊपर, तो जो है वो फिर इनको विलिंगली ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ किया गया, क्योंकि यूज़ किया जा सकता था ना, बिकॉज़ ट्रीटमेंट तो पहले से ही थी हमारे पास। इसीलिए फिर जो है वो एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसकी बॉडी में, जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स में पहले से ही ये प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा था बड़ी तेज़ी से, इसको फिर हेल्दी पर्सन के साथ के लिए बाइट करवाया गया। और जब उस हेल्दी पर्सन को इस मॉस्किटो ने बाइट किया तो जाहिर है उसमें भी मलेरिया के सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए, वो भी मलेरिया से बीमार हो गया। अच्छा, अब इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब ये देख लिया गया कि हाँ भाई हाइपोथेसिस भी करेक्ट है, डिडक्शन भी करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट भी परफेक्ट आया है, तो फाइनली फिर इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसी हाइपोथेसिस को जो है वो फिर थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। एक ऐसा हाइपोथेसिस जो कि करेक्ट साबित हो जाए, वो बाद में क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। और यही थ्योरीज़ जो हैं ये आगे चलकर एक बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज बन जाते हैं। ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसे लॉज जिन्हें कि बाद में डिनाई करना, उन्हें चेंज करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस और इतनी सारी टेस्टिंग के बाद आखिर एक लॉ बनाया गया है, एक प्रिंसिपल बनाया गया है, तो उसको इतनी आसानी से फिर चेंज नहीं किया जा सकता। और इसी तरह हमारे कम से कम बायोलॉजी में जो हैं वो जैसे हार्डी वेनबर्ग लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये ऐसे लॉज हैं जो शुरू से अब तक जिस तरह बना दिए गए हैं एज इट इज़ ही यूज़ हो रहे हैं, इनमें एक डॉट की भी चेंज नहीं की गई। होप कि मलेरिया की ये हिस्ट्री और मलेरिया की ये साइंटिफिक डिस्कवरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।